ग्लोबल इंस्टीट्यूट सीकर के इस YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन वापस लेके आए हैं अपनी आगे की कक्षा में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का पार्ट 3, जिसमें फायरमैन सिलेबस से संबंधित कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा, जिसमें पहला क्वेश्चन है, कौन सी विधि के अनुसार ठोस पदार्थों में ताप का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है? कौन सी विधि के अनुसार ठोस पदार्थों में ताप का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है? ऑप्शन ए है संचालन विधि, दूसरी है ब है संवहन विधि, स विकिरण विधि और द है दहन विधि। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों, क्या इसका सही आंसर होगा। और क्वेश्चन अपना है, कौन सी विधि के अनुसार ठोस पदार्थों में ताप का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है? जल्दी से दोस्तों, ऑप्शन संचालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि। कौन सा आंसर इसका सही हो सकता है? जल्दी से बिना किसी देरी किए कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर अपना होगा संचालन विधि। देखिए दोस्तों, इसके नाम में ही संचालन आ रहा है। अगर दोस्तों इसकी बात करें इसके इंग्लिश के नाम की, तो इसका इंग्लिश का नाम क्या होगा भाई? कंडक्शन मेथड। क्या बोलते हैं इसको? कंडक्शन मेथड बोला जाता है और हिंदी में बोला जाता है संचालन विधि। इसमें दोस्तों होता क्या है दोस्तों, देखिए जैसे ये कोई आपकी लोहे की एंगल है, इसको यहाँ से गर्म किया जाता है, तो ये गर्म होते होते इसका ताप कहाँ तक आ जाता है? इसके अंतिम सिरे तक आ जाता है। मतलब इसमें क्या होते हैं, इस तरीके से पदार्थ के जो कण होते हैं वो अपनी जगह पे रहते हुए क्या करते हैं, ताप को आगे के कण में, मतलब आगे के जो छोटे छोटे कण होते हैं उनमें अपने से आगे वाले को उष्मा का ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस तरीके से चालन विधि द्वारा, संचालन विधि के द्वारा ठोस पदार्थों में ताप का स्थानांतरण चालन द्वारा होता है। दूसरा है, कौन सी विधि में ऊर्जा युक्त कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर आग फैलाते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। कौन सी विधि में ऊर्जा युक्त कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर आग बुझाते हैं? ऑप्शन ए संचालन विधि, ब संवहन विधि, स विकिरण विधि और द दहन विधि। जल्दी से दोस्तों बताइए, कौन सी विधि में ऊर्जायुक्त कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर आग फैलाते हैं? तो दोस्तों संचालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि और दहन विधि में से इसका आंसर सही होगा संवहन विधि। देखो दोस्तों, क्या है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, मतलब क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मतलब इनका क्या होता है, वहन होता है। वो वहन मतलब हवा के माध्यम से फैलाया जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों? संवहन विधि इसका आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में पदार्थ के कण गर्म होकर अपने पास वाले कण को उष्मा देकर आग फैलाते हैं? जल्दी से दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कौन सी विधि में पदार्थ के कण गर्म होकर अपने पास वाले कण को उष्मा देकर आग फैलाते हैं? जल्दी से दोस्तों बताइए, इसका क्या आंसर हो सकता है इसका? ऑप्शन ए संचालन विधि, ब संवहन विधि, स विकिरण विधि और द दहन विधि। जल्दी से दोस्तों आंसर सोचिए इसका। देखो क्वेश्चन वापस, कौन सी विधि में पदार्थ के कण गर्म होकर अपने पास वाले कण को उष्मा देकर आग बुझाते हैं? दोस्तों क्या इसका आंसर हो सकता है? जल्दी से थोड़ा गेस कीजिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा संचालन विधि, कंडक्शन मेथड इसका सबसे सही आंसर होगा। दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी विधि में बिना किसी माध्यम के आग फैलती है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। कौन सी विधि में बिना किसी माध्यम के आग फैलती है? बताइए दोस्तों, संचालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि या दहन विधि। चारों में से ऐसी कौन सी विधि है जिसमें बिना किसी माध्यम के आग फैलती है? पहला ऑप्शन है आपका संचालन विधि, दूसरा आपका ऑप्शन संवहन विधि, तीसरा ऑप्शन है विकिरण विधि और चौथा है दहन विधि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स विकिरण विधि में बिना किसी माध्यम के क्या होता है, आग फैलती है। अगला क्वेश्चन, जलती आग का हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना कौन सी विधि में आता है? जलती आग का हवा के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैलना कौन सी विधि में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दहन विधि। क्या होगा? दहन विधि। देखो दोस्तों, संचालन विधि में क्या होता है
कि कोई भी पदार्थ है गर्म वाला, उसका एक स्तर पे आग गर्म होता है और दूसरा अपने आप, जैसे इस तरीके से मान लो कोई भी बना होता है पदार्थ, इस तरीके से बना होता है, तो एक ये कण गर्म होकर इसमें उष्मा डाल देता है, आगे वाला कण इसमें देता है, इस तरीके से आगे इसमें क्या होता है, उष्मा का प्रसार होता रहता है। संवहन विधि में क्या होता है कि गर्म जो हवा के कण होते हैं, या जो गर्म हवा या जो होती है आपकी, वो ऊपर जाके किसी ज्वलनशील पदार्थ में आग पैदा कर देती है। विकिरण विधि में क्या होता है, देखिए दोस्तों, जैसे ये दो कमरे हैं पास इस कमरे के तापमान से, बिना किसी तापमान से ही इस कमरे में आग लग जाना, मतलब बिना किसी माध्यम के दो कमरे सटे हैं, एक कमरे में आग है पास वाले में, तो इसके तापमान से इसमें आग लग जाती है, तो वो कौन सी होती है, आपकी विकिरण विधि होती है। और फिर दहन विधि में कोई भी गर्म, जैसे नॉर्मली कोई जल रहा है, कोई जलती आग को उठा के दूसरी जगह डाल दिया जाता है, हवा में वो आग उछल के दूसरी जगह जाके जलाने लग जाती है, तो वो एक तरीके से दहन विधि के अंतर्गत आता है। अगला है मुख्यतः आग के कितने स्तर होते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा इजी और अच्छा क्वेश्चन है। मुख्यतः आग के कितने स्तर होते हैं। देखो पूछे गए आग के स्तर पूछे गए हैं, जल्दी से सोचिए। ऑप्शन ए 1, ब 4, स 3 और द 5। सही आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। मुख्यतः आग के कितने स्तर होते हैं, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आग के 4 स्तर होते हैं। पहला स्तर होता है आपका शुरुआती स्तर, पहला स्तर आपका होता है शुरुआती स्तर दोस्तों। और अगर बात करें तो दूसरा स्तर इसका होता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, तीसरा इसका होता है ज्वलन स्तर, और चौथा आपका आता है गर्म स्तर या उष्मीय स्तर, जिसको अपन या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, उष्मीय स्तर भी अपन बोल सकते हैं। इस तरीके से ये 4 स्तर होते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन, आग के कौन से स्तर में आग अदृश्य होती है, अर्थात ताप, धुआं और ज्वाला नहीं दिखाई देता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर सोचिए इसका क्या होगा। आग के कौन से स्तर में आग अदृश्य होती है, अर्थात ताप, धुआं और ज्वाला नहीं दिखाई देता। ऑप्शन ए शुरुआती स्तर, ब ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, स ज्वलन स्तर और द उष्मीय स्तर या गर्म स्तर। कौन सा होगा जल्दी से बताइए। आग के कौन से स्तर में आग अदृश्य होती है, अर्थात ताप, धुआं और ज्वाला दिखाई नहीं देता, तो दोस्तों इसका आंसर होगा शुरुआती स्तर। इसका आंसर होगा शुरुआती स्तर। दोस्तों अगला क्वेश्चन, आग के कौन से स्तर में केवल धुआं ही दिखाई देती है। देखिए दोस्तों, आग के कौन से स्तर में केवल धुआं ही दिखाई देती है, कहने का मतलब उष्मा नहीं दिखाई देती, ताप नहीं दिखाई देता, केवल धुआं दिखाई देती है। तो दोस्तों ये कौन सा होगा। ऑप्शन ए शुरुआती स्तर, ब ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, स ज्वलन स्तर और द उष्मीय स्तर या गर्म स्तर। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों कि आगे के कौन से स्तर में केवल धुआं ही दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ज्वाला रहित ज्वलन स्तर, वह इसका सही आंसर होगा। तीसरा दोस्तों, आगे के कौन से स्तर में केवल धुआं ही दिखाई देता है। सॉरी दोस्तों, ये क्वेश्चन लगता है रिपीट हो गया अपना, क्योंकि अपना 8वां क्वेश्चन भी यही था और 9वां भी वही तो हो गया। तो दोस्तों 10वां क्वेश्चन लेते हैं आगे। आग के कौन से स्तर में अनियंत्रित उष्मा उत्पन्न होती है। आग के कौन से स्तर में अनियंत्रित उष्मा उत्पन्न होती है। तो दोस्तों आपका जो उष्मीय स्तर होता है या गर्म स्तर होता है, उसमें क्या होती है, अपनी अनियंत्रित उष्मा उत्पन्न होती है। जो अगला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों 11वां। अब देखो दोस्तों, इसमें एक चीज रह गई अपना, ये ज्वलन स्तर क्या होता है। शुरुआती स्तर में अपन ने क्या किया, आग क्या होती है, अदृश्य होती है। इसमें क्या होता है, केवल धुआं निकलता है ज्वाला रहित ज्वलन स्तर में। और इसमें देखो आग उष्मा दिखाई देती है, क्या करती है, उष्मा दिखाई देती है, लेकिन बहुत ही छोटे लेवल पे होती है, बहुत ही छोटे स्तर पे होती है। और इसमें क्या होती है, आग भयंकर रूप ले लेती है और बहुत जल्दी मात्रा में जलने लग जाती है। आगे आग की उत्पत्ति के कारण है ए उच्च दाब से उत्पन्न आग, ब अत्यधिक तापमान से उत्पन्न आग, स ज्वलनशील पदार्थों से उत्पन्न आग और द है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गेस कीजिए क्या इसका आंसर होगा। आग की उत्पत्ति के कारण उच्च दाब से उत्पन्न आग, अत्यधिक तापमान से उत्पन्न आग, ज्वलनशील पदार्थों से उत्पन्न आग या उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर आपका होगा उपरोक्त सभी, इसका आंसर होगा। मतलब इन सब कारणों से क्या होती है, आग की उत्पत्ति होती है। आगे दोस्तों है अगला अपना है, वातावरण में उपस्थित कुछ भी, कोई भी जिसका वजन हो और जगह घेरता हो, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए परमाणु,
ब अणु, स पदार्थ और द ठोस। क्या कहते हैं दोस्तों? वातावरण में उपस्थित कुछ भी जिसका वजन हो और जगह घेरता हो उसे क्या कहते हैं? गेस कीजिए। देखिए, आपकी तैयारी का मूल्यांकन कीजिए कि आप किस लेवल पे हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पदार्थ। उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन ड 5। तो दोस्तों पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, जिसमें कौन कौन सी होती हैं? ठोस, द्रव और गैस। ये 3 फॉर्मेट में कोई भी पदार्थ अपन को मिलता है। तो मुख्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थों का आकार व आयतन निश्चित होता है? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। कौन से पदार्थों का आकार और आयतन निश्चित होता है? ऑप्शन ए ठोस, ब द्रव, स गैस और द उपरोक्त सभी। जल्दी से गैस कीजिए दोस्तों, क्या हो सकता है इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ठोस पदार्थों का आकार और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से पदार्थों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है? कौन से पदार्थों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है? ऑप्शन ए में ठोस, ब में द्रव, सी में गैस और डी या द जिसमें इनमें से कोई नहीं। जल्दी से दोस्तों गैस कीजिए, क्या इसका आंसर हो सकता है? कौन से पदार्थों का आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा द्रव्य पदार्थों का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार, जिस भी आकार में इसको डालते हो, जिस बर्तन में डालते हैं उसी का ये आकार ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से पदार्थों का आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं? कौन से पदार्थों का आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? ए ठोस, ब द्रव, स गैस और द कार्बनिक। बताइए दोस्तों कौन से पदार्थ ऐसे होते हैं जिनके आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा गैस पदार्थों का। देखो दोस्तों, ये मेरा वादा है कि अगर आप ये वीडियोस देखेंगे तो आपका रिवीजन 100% हो जाएगा। आपको थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रत्येक एक लाइन से हमने क्वेश्चंस आपके लिए बनाए और इजी तरीके से बनाए हैं ताकि आपको आपकी मूल्यांकन भी हो जाए और आपका रिवीजन भी हो जाए। लेते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से पदार्थों में कण बारीकी से भरे होते हैं? बताइए दोस्तों, कौन से पदार्थों में कण पास पास होते हैं या बारीकी से भरे हुए होते हैं? ए ठोस पदार्थ, ब द्रव पदार्थ, स गैस पदार्थ और द होगा उपरोक्त सभी। जल्दी से बताइए दोस्तों इसका क्या आंसर हो सकता है? गैस कीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ठोस पदार्थों में कण बारीकी से भरे होते हैं। अगला है, कौन से पदार्थों के कण बहुत अधिक गतिमान होते हैं? बहुत अधिक गतिमान होते हैं। दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि बहुत अधिक गतिमान कौन से होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा है उपरोक्त सभी। गैस कीजिए दोस्तों कौन से पदार्थों के कण बहुत अधिक गतिमान होते हैं? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गैस पदार्थों के जो कण होते हैं वो बहुत अधिक मात्रा में गतिमान होते हैं। आंसर होगा आपका स। अगला क्वेश्चन, कौन से पदार्थों के कण गैस पदार्थों की तुलना में कम गतिमान होते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस और उपरोक्त सभी। 4 अपने पास ऑप्शन है, एक आंसर आपको चूज करना है इनमें से। कौन से पदार्थों के कण गैस पदार्थों की तुलना में कम गतिमान होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा द्रव। देखो गतिमान का मतलब क्या होता है? कोई भी पदार्थ होता है जो मूव करता है। जैसे अपन पानी की बूंद को डालते हैं तो पानी की बूंद प्रवाह करती है, बल्कि अपन किसी ठोस पदार्थ को डालते हैं तो वो नहीं मूव करता, वो वहीं पे रुक जाता है। तो इस तरीके से कहने का मतलब उसके कण क्या नहीं होते? गतिमान नहीं होते। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों, कौन से पदार्थों के कण गतिमान नहीं होते? बताइए दोस्तों, अभी अपन ने चर्चा की है कौन से पदार्थों के कण गतिमान नहीं होते। ऑप्शन में है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और चौथा इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए दोस्तों कौन से पदार्थों के कण गतिमान नहीं होते? तो दोस्तों ठोस पदार्थों के कण क्या नहीं होते? गतिमान नहीं होते। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ठोस पदार्थ। किसी भी पदार्थ की छोटी इकाई जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं वो क्या कहलाता है? बताइए। देखिए बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी भी पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं वो क्या कहलाता है? ऑप्शन ए परमाणु, ब अणु, स पदार्थ और द उपरोक्त सभी। जिसमें रासायनिक तत्व के गुण होते हैं और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई हो उसको क्या कहते हैं?
जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर होगा परमाणु, क्योंकि अणु रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग ही नहीं लेता और अणु और परमाणु मिलकर पदार्थ बनाते तो छोटे नहीं हो सकते, तो सारे भी नहीं हो सकते, तो इसका आंसर होगा परमाणु। दूसरा अगला क्वेश्चन 22 नंबर का क्वेश्चन, किसी भी पदार्थ का छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, क्या कहलाता है? किसी भी पदार्थ का छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है लेकिन रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग नहीं लेता, कहलाता है, बताइए। परमाणु कहलाता है, अणु कहलाता है, पदार्थ कहलाता है या रासायनिक तत्व कहलाता है? जल्दी से आंसर गेस कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो होगा अणु। क्या होगा इसका आंसर? अणु होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन, किन सूक्ष्म कणों के रासायनिक संयोग से अणु बनता है? जल्दी से बताइए दोस्तों, किन सूक्ष्म कणों के रासायनिक संयोग से अणु बनता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है कि किन सूक्ष्म कणों के रासायनिक संयोग से अणु बनता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए परमाणु, ब सरल पदार्थ, स अणु और द पदार्थ। किन सूक्ष्म कणों के रासायनिक संयोग से अणु बनता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परमाणु के रासायनिक संयोग से क्या बनता है? आपका अणु बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, अणु से मिलकर बनता है, क्या बनता है भाई? अणु से मिलकर परमाणु बनता है, पदार्थ बनता है, रासायनिक तत्व बनता है या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए दोस्तों, क्या बनता है? परमाणु बनता है, पदार्थ बनता है, रासायनिक तत्व बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अणु से मिलके पदार्थ बनता है, अणु से मिलके क्या बनता है? पदार्थ बनता है। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जिनके अणु एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए जटिल पदार्थ, ब यौगिक पदार्थ, स सरल पदार्थ और द उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर गेस कीजिए दोस्तों, क्या इसका आंसर हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरल पदार्थ। एक ही प्रकार के पदार्थों से बनते हैं, अणु से बनते हैं वो सरल पदार्थ। वे पदार्थ जो अलग अलग प्रकार के अणु व तत्वों से मिलकर बने होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जटिल पदार्थ, यौगिक पदार्थ, ए व ब दोनों या अणु। तो दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो उसको क्या बोलेंगे? ए व दोनों, क्योंकि जटिल और यौगिक का मतलब एक ही होता है दोस्तों। तो अलग अलग अणु से मिलते हैं वो जटिल पदार्थ या यौगिक पदार्थ कहलाते हैं आपके। नेक्स्ट है दोस्तों, रासायनिक तत्व कहलाते हैं। किसको रासायनिक तत्व कहा जाता है? जटिल पदार्थ को, यौगिक पदार्थ को, सरल पदार्थ को या सभी को? बताइए दोस्तों रासायनिक तत्व कौन से को कहा जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक तत्व किसे कहते हैं? जटिल पदार्थ को कहते हैं, यौगिक पदार्थ को कहते हैं, सरल पदार्थ को कहते हैं या सभी को कहते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सरल पदार्थ को ही रासायनिक तत्व कहा जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व कार्बन किसके उदाहरण हैं? जटिल पदार्थ हैं, परमाणु हैं, सरल पदार्थ है या इनमें से कोई नहीं है? गेस कीजिए दोस्तों। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। दोस्तों ये है आपके सरल पदार्थ के उदाहरण। देखो सर ऑक्सीजन में क्या है? ऑक्सीजन के 2 अणु हैं, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन का 1 अणु है, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का 1 ही अणु है। तो ये क्या है? और कार्बन की बात करें तो कार्बन का 1 अणु, मतलब एक ही प्रकार के अणु से मिलकर ये पदार्थ बने हुए हैं। तो ये कैसे पदार्थ हो गए दोस्तों? सरल पदार्थ हो गए। अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें ताप का अवशोषण होता है, जिसमें ताप का क्या होता है? अवशोषण होता है, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कहलाती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या उपरोक्त सभी? जल्दी से आंसर दीजिए दोस्तों, सोचिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसका आंसर आपका होगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया। क्या होगा? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन, वह अभिक्रिया जिसमें ताप या ऊष्मा का विसर्जन होता है वो क्या कहलाती है? ए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ब ऊष्माशोषी अभिक्रिया, स रासायनिक अभिक्रिया और द उपरोक्त सभी। जल्दी से दोस्तों बताइए क्या हो सकता है, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो दोस्तों इसका आंसर मैं बताता हूं आपको।
उष्मा का विसर्जन की बात हो रही है, तो उष्मा का विसर्जन मतलब फैलाव हो रहा है, तो उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी दोस्तों, उष्मा क्षेपी अभिक्रिया होगी। और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, नाभिकीय संलयन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा क्षेपी का, उष्मा शोषी का, या दोनों का, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से सोचिए इसका क्या आंसर हो सकता है। नाभिकीय संलयन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया, व दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों नाभिकीय संलयन में अपन ने पढ़ा था कि क्या होता है, उष्मा का क्षेपण होता है, तो ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का है। दोस्तों एक क्वेश्चन एक छोटा सा इसी टॉपिक से संबंधित अगर जोड़ें तो मुझे आप ये बताइए कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो किसका उदाहरण होता है? प्रकाश संश्लेषण किसका उदाहरण होगा दोस्तों, ये भी आप थोड़ा सा मुझे बताइए। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण आपका उष्मा शोषी का होगा। प्रकाश संश्लेषण किसका होगा? उष्मा शोषी का होगा। और नाभिकीय संलयन उष्मा क्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण होगा। तो दोस्तों ये था अपनी आज की कक्षा चैप्टर वाइज एमसीक्यूज का तीसरा भाग। दोस्तों इसी तरीके से अपन क्रम बाय क्रम जैसे जैसे पॉसिबल होगा, जहां तक संभव होगा, पर डे की अपन कोशिश करेंगे कि पर डे आपके लिए एमसीक्यूज की क्लास हम लेके आए, और इसी हमारी टीम भी इसी वर्क में लगी हुई है। तो दोस्तों अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। और दोस्तों आपका सहयोग से ही हम आपके लिए ज्यादा कर पाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली कक्षा में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।